गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्या देखा था? इससे पहले की वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जान चुके हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? अगर फटाफट एक ओवरव्यू ले छोटा सा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है किसको मैनेज करना? फाइनेंस को मैनेज करना। और उस फाइनेंस को आप कैसे मैनेज कर सकते हो? उस फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है? 3 तरीकों से, ठीक है ना। और ये कौन करेगा? ये फाइनेंशियल मैनेजर करेगा, ठीक है ना। कैसे मैनेज किया जाता था? 3 डिसीजन लेकर क्या किया जाता था? फाइनेंस को मैनेज किया जाता था। कौन से डिसीजन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा कौन सा था? फाइनेंसिंग डिसीजन, और थर्ड कौन सा था? डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन के अंदर क्या होता था कि किस प्रोजेक्ट में कंपनी को क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर होता था वो प्रॉपरली चेक करता था कि जिस प्रोजेक्ट में हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म में। तो अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि इतना कैश फ्लो हमारे पास है कि नहीं है, उस प्रोजेक्ट से कितनी रिटर्न आएगी, ये सारी चीजें कौन करेगा? फाइनेंशियल मैनेजर। किसके अंदर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। अच्छा, जब प्रोजेक्ट चुन लिया उसके लिए पैसा बेसिकली कहां से आएगा? तो वो कौन सा डिसीजन था? फाइनेंशियल डिसीजन, कि लॉन्ग टर्म फंड लेने हैं या शॉर्ट टर्म लेने हैं, ऑनर्स फंड लेने हैं या बोरोड फंड लेने हैं, ठीक है ना। चलो, उसके बाद जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है उसको क्या रखना है? कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी? मतलब कैसे उस पैसे को कंपनी ने यूटिलाइज करना है, बांटना है या फ्यूचर के लिए रिटेन अर्निंग के रूप में रखना है। तो जो ये सारे डिसीजन होते थे ये बेसिकली किसके अंदर लिए जाते थे? ये लिए जाते थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक थी या एक ऐसा प्रोसेस था जो फाइनेंशियल मैनेजर, जो कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर होता था, वो सारे के सारे कंपनी में जितने भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कहां पर पैसा लगेगा, कहां से पैसा आएगा, और जब वो पैसा आ जाएगा उसको कैसे यूटिलाइज करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली फाइनेंस का क्या हो सके? यूज हो सके, और कम से कम कंपनी को क्या हो? नुकसान हो। ज्यादा से ज्यादा कंपनी उस लिमिटेड रिसोर्सेज में मोर एंड मोर बेनिफिट क्या कर सके? अर्न कर सके। तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही हमारे पास क्या होती थी? छोटी छोटी 3 चीजें होती थी: फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, फाइनेंशियल रिटर्न्स, फाइनेंशियल कंट्रोल्स। ये सारा कुछ किसके अंदर आता है? बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही आता है ना। तो जो हमने बात करनी है किसकी? फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट है। तो विच कॉन्सेप्ट इज बिगर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है या फाइनेंशियल प्लानिंग कॉन्सेप्ट है? देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके अंदर हमने एक एक रुपए को कहां से आएगा, कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसको बांटना है, उसके बारे में ध्यान रखना है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर क्या होता है? तो फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिकली मतलब है कि प्लान करना। किसको? फाइनेंस को प्लान करना। और कैसे? मतलब पैसा कहां से आएगा और कितने पर्टिकुलर फंड्स की हमें क्या है? रिक्वायरमेंट है। तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी नहीं है। क्या करना? फंड्स कितने रिक्वायर्ड है बिजनेस को। यानी कि मान लो एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, अब उसने ये डिसाइड कर लिया। किसने डिसाइड कर लिया? उसके फाइनेंशियल मैनेजर ने ये डिसाइड कर लिया कि उन्हें इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर कि उन्हें एक 100 करोड़ का प्रोजेक्ट क्या करना है? इन्वेस्ट करना है 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब फाइनेंशियल प्लानिंग जो कर रहा होगा मैनेजर, वो क्या करेगा? वो सबसे पहले फंड रिक्वायरमेंट कितने हैं बिजनेस को? 100 करोड़ के फंड की रिक्वायरमेंट है बिजनेस को, और इसके साथ साथ और छोटे छोटे फंड्स की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो उन सबको क्या करेगा? एस्टिमेट करेगा और स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड, यानी कि वो पैसा कहां से आएगा उसके बारे में क्या करेगा? एक प्रॉपर प्लान बनाएगा। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिकली मतलब क्या है? और फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो इन दोनों डिसीजंस के बेसिकली किस में चलती है? बीच में चलती है। किसके बीच में? इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल, इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या करता है फाइनेंशियल मैनेजर? फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। बिकॉज जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया कंपनी ने, कितने करोड़ का लिया? कि हमें 100 करोड़ की क्या करनी है? इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है ना। तो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके साथ और छोटे छोटे खर्चे भी होंगे। तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी? फाइनेंशियल प्लानिंग करेगी।
यानी कि डिसीजन लेने के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू होगी। अब जब फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू हुई तो उसके बाद कंपनी ने सोर्स भी क्या कर लिए, स्पेसिफाई कर लिए कि कहां कहां से वो पैसा आएगा। देखो चुना नहीं है, चुनने का काम किसमें था, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर था कि किससे पैसा लिया जाएगा, वो सारे फैक्टर्स देखकर कि किसको कि अपना डेट ज्यादा लेना है या इक्विटी ज्यादा लेना है, वो तो सारा किसके अंदर होगा, वो सारा होगा फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर। लेकिन कंपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या करेगी, वो ये डिसाइड करेगी, वो एक एस्टिमेट लगाएगी कि कंपनी ने इन्वेस्टिंग डिसीजन में तो कंपनी ने बोल दिया कि हमें 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लगाना है, तो उसके साथ क्या छोटे मोटे खर्चे लगेंगे और होंगे ताकि वो प्रोजेक्ट कंटिन्यूटी चलता रहे, दैट इज व्हाट कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली किसके बीच में होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन, इन दोनों के बीच में जो होती है वो क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को देखकर उसके हिसाब से फंड की रिक्वायरमेंट चेक करना और कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास कि कहां से पैसा आता है, उसको क्या करना, चुनना कि डेट से पैसा मिलेगा, इक्विटी से मिलेगा या ऑनर फंड रिटेन्ड अर्निंग, ये कहां से पैसा हमारे पास आ सकता है। और उसमें डिसीजन कौन लेगा, वो लेगा फाइनेंसिंग डिसीजन। वो इन चारों को एनालाइज कर कि सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा। तो फाइनेंशियल प्लानर का काम क्या होता है, डिसीजन लेना नहीं है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए एक एक चीज की रिक्वायरमेंट चेक करना। क्योंकि सोच के देखो कि जब कंपनी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है, कंपनी एक क्या लेती है, बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है कि भाई हमें 1000 करोड़ रुपया एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर लगाना है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ना कंपनी को हर रोज थोड़े थोड़े खर्चों की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इन प्रॉपर रिक्वायरमेंट, कितने की रिक्वायरमेंट है, मान लो 2 करोड़ की पर डे की रिक्वायरमेंट थी या 3 करोड़ की पर डे की रिक्वायरमेंट थी, तो ये काम किसका है, ये फाइनेंशियल प्लानर का है। और उसने ये देखना है कि ये जो सारे फंड्स हैं, 1000 करोड़, ये 2 करोड़, ये 3 करोड़, ये फंड्स कहां से अवेलेबल होंगे कंपनी के पास। ठीक है, क्या क्या कंपनी के पास क्या है, सोर्सेज है कि डेट ले, इक्विटी ले, ठीक है ना, वो सारे सोर्सेज स्पेसिफाई कर देगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ने ये सारे सोर्सेज क्या कर दिए, स्पेसिफाई कर दिए कि ये सोर्सेज से कंपनी के पास पैसा आ सकता है। तो अब जो फाइनेंशियल मैनेजर होगा उसको डिसाइड करना होगा किसके अंदर, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर, कि इनमें से कौन सा वो फंड चुने ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सके। और वो फंड को कैसे चुनेगा, वो सभी इनकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से चुनेगा ना फंड को, कि भाई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट थी, कैसे कैसे उस पैसे को क्या करना है, काम करना है, ये सारा कुछ कौन चुनेगा, फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। तो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग इन दोनों के बीच का पार्ट है, या इन दोनों के बीच का एक तरीके से क्या है, ब्रिज है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया, फाइनेंसिंग के सोर्सेज कैसे पता चलेंगे, वो फाइनेंशियल प्लानर नहीं देखा ना कौन से सोर्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फर्स्ट सबसे पहले क्या करता है, what is the total quantum fund that are necessary for business enterprise to meet its present and future need। सबसे पहले वो देखेगा कि ठीक है उसकी फ्यूचर 1000 करोड़ है, बट प्रेजेंट कितनी होंगी, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इन सभी की एक एस्टिमेट लगाएगा। और what are the various sources, कौन से सोर्सेज कंपनी के पास अवेलेबल हैं जिनसे कंपनी क्या कर सकती है, फंड रेस कर सकती है। तो सिर्फ उन अवेलेबल सोर्सेज को प्रॉपरली लिखेगा कि हमारे पास ये सोर्सेज अवेलेबल हैं, उनमें से चुनेगा नहीं। क्यों, क्योंकि उनमें से चुनने का काम फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर होगा। तो सिर्फ कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है और वो पैसा कहां से आ सकता है, इस पूरे प्लान को बनाने को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हमारे पास एक बार क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिगर कॉन्सेप्ट है या फाइनेंशियल प्लानिंग। इट्स ऑब्वियस कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही क्या है, एक बिगर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बीच के अंदर ही कोई मैनेजर करेगा। तो अच्छा, और फाइनेंशियल प्लानिंग किसके लिए होती है, बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए भी होती है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म के लिए मतलब आपको शुरुआत 2-3-4 महीने के लिए कितना पैसा चाहिए, और 5 साल 10 साल के लिए कितना पैसा चाहिए। तो और जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो क्या क्या चीजें ध्यान में रखकर की जाती है, कि कितनी ग्रोथ होगी फर्म की, क्या फर्म की परफॉर्मेंस है, कितनी इन्वेस्टमेंट फर्म ने करनी है, और फंड के रिक्वायरमेंट कितने टाइम पीरियड के लिए हैं, उसी हिसाब से सारे फंड देखे जाएंगे ना। तो अगर मान लो 20 साल के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है, तो क्या लोन, शॉर्ट टर्म लोन या किसी दोस्त वगैरह से लोन प्रेफर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट कि भाई या तो कंपनी क्या प्रेफर करे, इक्विटी,
या डेट अवेलेबल है कि नहीं है, या बैंक से लोन अवेलेबल है कि नहीं है। ये सारे सोर्सेज को कंपनी देखेगी अकॉर्डिंग टू इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। और ग्रोथ क्या, प्रोजेक्ट क्या है, क्या इस जो 1000 करोड़ है उससे कितनी ग्रोथ मिलेगी और कब तक वो ग्रोथ चलेगी ताकि वो फंड जो है वो फाइनेंस हो सके, ठीक है। परफॉर्मेंस क्या है कंपनी की, क्या उसके लिए इतनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है और उसके लिए कितना पैसा चाहिए होगा। ये सारी चीजें फाइनेंशियल प्लानर क्या करेगा, देखेगा। और एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग किसके रिलेट होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से। देखो लंबे समय के लिए प्लान करना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होगी ना, बिकॉज बड़ा पैसा, उससे कोई ना कोई बड़ा बिजनेस क्रिएट होगा, कोई बड़ी एसेट क्रिएट होगी। तो जब भी एक एसेट क्रिएट होती है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो क्या होते हैं, डे टू डे खर्चे। उसके लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एक बजट की जरूरत होती है। तो देखो कंपनीज क्या करती हैं, हर साल का क्या बनाती हैं, एक बजट भी तैयार करती हैं। तो वो भी क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लान, कि भाई इस साल इतना इतना पैसा क्या होगा, खर्च होगा, बिकॉज ये हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उस वो क्या है, शॉर्ट टर्म बजट है, तो उसको भी एक फाइनेंशियल प्लान बोलेंगे ना, कि कितने पैसे खर्च होंगे और वो पैसा कहां कहां से आएगा। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान। और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान क्या होगा, कि कैसे कंपनी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेगी और वो पैसा किस किस सोर्सेज से आ सकता है। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये सारी क्या है, एक प्लानिंग करेगी कंपनी, साल की, 2 साल की, 3 साल की। और बेसिकली जो प्लानिंग होती है वो 3 से 5 साल के लिए की जा सकती है, क्योंकि उसके बाद तो क्या होता है, इन्फ्लेशन भी होती है, महंगाई भी होती है, फंड्स के सोर्सेज भी बढ़ जाते हैं। तो कंपनी 3 साल से लेकर 5 साल तक कितने खर्चों की कंपनी को रिक्वायरमेंट है और कैसे कैसे उस पैसे को कंपनी ने क्या करना है, खर्च करना है, और कहां कहां से वो पैसा आएगा, ठीक है ना। कितनी रिक्वायरमेंट है फंड्स की, कहां पर खर्च करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। कितनी रिक्वायरमेंट्स थी फंड की एक 3 सालों के लिए, और वो पैसा कहां कहां से आएगा। दैट इज द मेन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। और ये फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरह से अगर करनी है तो 3 से 5 साल के लिए होगी ना, क्योंकि अगले सालों के बाद क्या पता कितनी महंगाई बढ़ जाए। 1-2 साल का हम फ्यूचर एनालाइज कर सकते हैं, बट आज से 10 साल के बाद एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रॉ मटेरियल है वो शायद कितना महंगा हो जाए। तो क्या उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कंपनी बना पाएगी कि हमें इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है वो मेजरली 3 या 5 सालों के लिए क्या होती है, सही होती है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, एक छोटे लेवल का काम है जिसके अंदर बेसिकली कंपनी क्या करती है, प्लान्स बनाती है, किसके रिगार्डिंग की कितना पैसा उनको चाहिए और वो पैसा किस किस सोर्सेज से कंपनी के पास आएगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो अगर वो टाइम पीरियड 1 साल का है तो वो है एक तरीके से शॉर्ट टर्म प्लान, जिसको क्या बोलेंगे हम, बजट। बट अगर वो एक लॉन्ग टर्म है, मतलब 2 साल 3 साल 4 के लिए, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज कंपनी एक बड़ा एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल अब जियो ने क्या किया था, जियो ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या बोला था कि हमें 1 लाख करोड़ रुपया किसके ऊपर लगाना है, फाइबर्स के ऊपर लगाना है। तो फाइनेंशियल प्लानर्स ने क्या किया होगा कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी को करना है, तो कंपनी को इतनी रिक्वायरमेंट है प्लस छोटे छोटे और भी खर्चों की जरूरत होगी। तो उन्होंने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्लानिंग की होंगी। लॉन्ग टर्म में 1 लाख करोड़ की और शॉर्ट टर्म में बजट बनाया होगा कि हर साल का कितना बजट छोटा मोटा खर्चों के लिए चाहिए होगा। और ये जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं इसके लिए कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं, शायद कंपनी डेट ले ले या कंपनी के पास खुद के पास रिटेन अर्निंग है। और बजट के लिए कंपनी शॉर्ट टर्म लोन ले या लॉन्ग टर्म लोन ले, या कौन से पैसे कंपनी के पास पड़े हैं, ये सारा प्लान किसके अंदर बना होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो हमारा ऑब्जेक्टिव है किसका, फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के हमारे पास कितने, 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास। सबसे पहले देखो, सोच के देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप एक प्लान बना रहे हो कि कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है और फंड प्रॉपरली कहां से आए, तो आप क्या करना चाहते हो, आप ये इंश्योर करना चाहते हो ना अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। कि आपने अगर एक प्रॉपर प्लान बना लिया कि हर छोटे मोटे खर्चों के लिए कि हमें इतना पैसा इस समय चाहिए होगा, तो आप यही इंश्योर करना चाहते हो ना कि जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़े आपके पास वो पैसा हो। ताकि इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फंड रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स, वही कैपिटल एक्सपेंडिचर, और डे टू डे एक्सपेंसेस। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिकली क्या होगा, मेन मोटिव ही यही है बनाने का कि भाई जब भी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट हो ना, कंपनी के पास फंड की अवेलेबिलिटी कम ना हो। इसी वजह से कंपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करती है, बिकॉज कंपनी ने अगर डिसीजन ले लिया ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसके बाद कंपनी ने सोर्स भी चुन लिया। बट हर साल छोटे मोटे खर्चे बहुत होते हैं, तो उनकी प्रॉपर प्लानिंग करने का काम किसका है, फाइनेंशियल प्लानर का। और फाइनेंशियल प्लानर क्या ट्राई करेगा कि कौन सा सोर्स, किसमें से वो पैसा आ सकता है। और दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि टू इंश्योर, ये भी इंश्योर करे कि जो फर्म है वो अननेसेसरी फंड को क्या ना करे, रेज ना करे। रेज करना मतलब
कि अगर कंपनी, देखो प्लान बना लिया तो प्लान तो यही बनाया गया हो ना कि मान लो 1 करोड़ रुपए का क्या होगा इस साल खर्चा होगा, तो कंपनी उस हिसाब से बोलेगी कि 1 करोड़ का खर्चा होगा और हमारे पास क्या हो सकता है, हम शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं या रिटेन्ड अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसका मेन मोटिव ये होगा कि भाई 1 करोड़ के खर्चे के लिए फंड्स प्रॉपरली क्या रहे, अवेलेबल रहे, सोर्सेज प्रॉपरली क्या रहे, अवेलेबल रहे। ऐसा ना हो कि हम अननेसेसरी ही कोई रिसोर्स अवेलेबल कर लें, यानी कि बैंक से 2 करोड़ का लोन ले लें, तो फिर 1 करोड़ क्या होगा, फालतू का उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ेगा। ठीक है ना, तो फिर तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगी, फेल होगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी सटीक होनी चाहिए ताकि कंपनी की कॉस्ट क्या हो सके, कम से कम हो सके और ज्यादा से ज्यादा कंपनी उस पैसे को प्रॉपरली यूटिलाइज करे जब भी जरूरत पड़े। देखो दो ऑब्जेक्टिव है, जब भी पैसे की जरूरत पड़े पैसा अवेलेबल हो, और ये भी ध्यान रखना है कि पैसा फालतू में ना पड़ा हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो कंपनीज होती है ना, उनको पता होता है कि भाई 1.5 करोड़ का एक साल का क्या होगा, एक्सपेंस होगा, तो वो 2 करोड़ रुपया या 2.5 करोड़ रुपया रिजर्व में रख लेते हैं। तो देखो इस जो आधा करोड़ या 1 करोड़ फायदा रिजर्व में रखे, क्या फायदा, ना उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, ना उस पैसे को प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जब स्पेसिफिक प्लानर्स बनाए जाएंगे ना, तो वो प्रॉपर एस्टिमेट करते हैं, तो उस हिसाब से वो एक एक चीज को देखते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ सकती है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है ना, उस हिसाब से वो प्रॉपर प्लान बनाएंगे ताकि पूरे फंड की अवेलेबिलिटी हो जब भी रिक्वायर्ड हो, और अननेसेसरी फंड यानी कि वो 50 लाख 1 करोड़ अननेसेसरी भी ना हो, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन कंपनी के लिए क्या है, हार्मफुल है। अगर कम हो गया तब भी नुकसान, ज्यादा हो गया तब भी नुकसान। तो ये था हमारे पास किसका, फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव। अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग करने से फायदा क्या मिलेगा कंपनी को? अगर एक कंपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करती है तो उसको क्या फायदा मिलेगा, एडुकेट फंड वेन एवर रिक्वायर्ड, इंश्योर एडुकेट फंड। देखो सबसे पहला फायदा तो क्या होगा, जितने भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपने प्लान बना रखा है तो आपको पता है कि हमें हर छोटे दिन बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से आपके पास फंड होगा। जैसे मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसने 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो ले लिया, बट छोटे मोटे खर्चे कितने थे, 5 करोड़ के खर्चे थे, उन्होंने उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की, बजट नहीं बनाया, तो क्या हो गया, क्या इस 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को चलाना पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि लेबर के लिए तो पैसा रखा ही नहीं, कहां से पैसा आएगा, उसका तो प्रॉपर बजट बनाया ही नहीं। तो इमीडिएटली कंपनी के पास मान लो लेबर आ गई, तो लेबर का पैसा कहां से दे, कंपनी ने इस 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में से पैसा निकालकर उनको दे दिया, तो कल को ये प्रोजेक्ट हिंडर होगा। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आप प्लानिंग करो, वो लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। तो इंश्योर एडुकेट फंड, तो फाइनेंशियल प्लानिंग एस्टिमेट करके रखेगी कि कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। जो फाइनेंशियल प्लानर्स होंगे ना, वो उस प्रोजेक्ट को एक तरीके से पहले ही दिमाग में सोच लेंगे कि हमें 2 साल के अंदर इतनी लेबर लगेगी, इतना रॉ मटेरियल लगेगा, कभी लेबर की शॉर्टेज भी हो सकती है, उस हर सिचुएशन के लिए वो फंड की अवेलेबिलिटी रखेंगे ताकि फंड वेस्ट भी ना जाए और इतना अवेलेबल भी रहे, और वो पैसा कहां से आएगा। और इंश्योर लिक्विडिटी, दूसरा फायदा क्या होगा, लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। अब लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी मतलब कंपनी के पास इतना पैसा हो कि जो उसकी करंट ऑब्लिगेशंस है ना, करंट ऑब्लिगेशन मतलब जो उसके ऊपर सिर के ऊपर बोझ है ना, जो उसकी लाइबिलिटीज है, कंपनी उनको प्रॉपरली पे कर सके, उनको अपने प्रॉफिट्स में इसका कोई नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि उनके पास क्रेडिटर्स को देने के लिए, जिनसे उधार पे ले रखे हैं उनसे देने के लिए पैसा ही ना बचा हो। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर मेंटेन करके रखती है इन चीजों को। तो किसको मेंटेन करती है, लिक्विडिटी, मतलब एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू होनर इट्स करंट ऑब्लिगेशन, मतलब उसके करंट जो कंपनी की क्या होती है, ड्यूटीज लाइबिलिटीज होती हैं, उनको पे कर सके। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड फंड नॉट ओनली व्हेन इट्स रनिंग अंडर प्रॉफिट बट आल्सो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिप्रेशन। ये नहीं होगा कि जब कंपनी प्रॉफिट, देखो अब क्या हुआ, 2 साल तक कोविड रहा, तो कोविड के टाइम पे भी फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ी कंपनीज को, बिकॉज कंपनी ने कुछ एम्प्लॉइज को निकाल दिया, बट कंपनी की कुछ फिक्स कॉस्ट तो होगी, तो उस फिक्स कॉस्ट को कैसे मेंटेन किया जाए, कितना एस्टिमेट होगा, उसको प्रॉपरली कंपनी ने देखा। और वो पैसा कहां से आएगा, कंपनी के रिजर्व से निकलेगा, कंपनी के प्रॉफिट से निकलेगा, या कंपनी कहीं से लोन लेगी, ये सारा कुछ फाइनेंशियल प्लानर पहले ही बनाकर रखते हैं ताकि जब भी एक्चुअल में काम होना शुरू हो, कोई नुकसान ना हो कंपनी। सर्व एज अ टूल ऑफ टू फेस अनसर्टेनिटीज, यस अनसर्टेनिटी फील, क्यों, कैसे होगा, मान लो अगर कोई अचानक से खर्चा आ गया, ठीक है, बट अगर फाइनेंशियल प्लानर इतना अच्छा होगा, उसने अनसर्टेनिटी के लिए भी पैसा बचा के रखा होगा, तो क्योंकि उन्होंने एडवांस में सोच के रखा होता ना, सारे प्लान बना के रखे हुए थे, तो क्या होगा, अनसर्टेनिटी को फेस कर सकेगी, नहीं सकेगी, यस कंपनी फेस कर सकेगी। मान लो हुआ क्या कि एक एबीसी लिमिटेड कंपनी थी, अचानक से उसके पास एक ऑर्डर आ गया 5 करोड़ का,
तो कंपनी की प्लानिंग, कंपनी नॉर्मली 1 करोड़ तक का ऑर्डर ले सकती थी, बट अचानक से 5 करोड़ का आ गया। तो फाइनेंशियल प्लानर इतने अच्छे थे, उनको पहले ही पता था कि मार्केट की पोजीशन अच्छी है, उनके पास ऑर्डर आ सकते हैं, तो उन्होंने पहले ही ऐसी अवेलेबिलिटी बना के रखी हुई थी कि अगर अचानक से इतना ज्यादा आ गया तो कहां से वो पैसा आएगा। तो इमीडिएटली कंपनी ने उस अनसर्टेनिटी को फेस कर लिया और कंपनी ने ग्रोथ भी कर ली। तो ये फाइनेंशियल प्लानर की क्या होती है? सोच होती है। इंश्योर रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, क्या इंश्योर करेगी कि भाई जो पैसा है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो, कंपनी के डेवलपमेंट के ऊपर यूज करो, फालतू में यूज नहीं करना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या इंश्योर करेगी? फंड्स आर प्रॉपरली यूटिलाइज, ब्रिंग टू लाइट द सरप्लस फंड अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंपनी क्या कर सके? ग्रोथ कर सके। फाइनेंशियल प्लानर इस चीज को क्या करेगा? दिमाग में रखे। वो ये नहीं कहेगा कि भाई 1 करोड़ रुपए कंपनी का क्या होगा? खर्चा होगा, चलो 1 करोड़ रुपए कंपनी के लिए 1.5 करोड़ रख दे और 50 लाख रुपए सरप्लस में रखते हैं, अनसर्टेनिटी मीट हो सकती है, जबकि अनसर्टेनिटी का कोई चांस भी नहीं है दूर दूर तक। तो वो क्या करेगा? पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट स्टडी करेगा, उसके बाद प्लानिंग बनाएगी, और इतने अच्छी प्लानिंग होगी ताकि आपके जो फंड्स हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो, कुछ भी एक्स्ट्रा वेस्टेज ना हो, जिससे कंपनी की ग्रोथ हो, वो फंड कंपनी की, रिमेनिंग फंड कंपनी की ग्रोथ के ऊपर लग सके। हेल्प्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फाइनेंस, पैसे को बर्बादी से क्या करेगा? बचाएगा। ठीक है ना? तो देखो, अगर उसको पता है कि इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग वेस्टेज ऑफ एक्सपेंशन रिसोर्सेज में टेक्स प्लेस, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करोगे तो रिसोर्सेज क्या होंगे? वेस्ट होंगे। अब कैसे वेस्ट होंगे? कंपनी ने एक प्रोजेक्ट बना लिया 100 करोड़ का, अब कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी, उन्होंने देखा कि भाई जो भी छोटे मोटे खर्चे होंगे वो हम देख लेंगे। अब क्या हुआ? अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ गया, इंप्लॉइज छोड़ के चले जा रहे थे, कुछ भी हो रहा था, तो कंपनी को इतने एक्सपेंसेस, इतना लोन उठाना पड़ गया कि भाई ये प्रोजेक्ट क्या हो गया? कंपनी का फेल हो गया। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बिल्डर्स बेसिकली क्या करते हैं? जब वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, वो प्रॉपर्टी तो 200-300-400 करोड़ की खरीद लेते हैं, बट बिल्डिंग तो भी खड़ी करनी है। अब बिल्डिंग खड़ी करते समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, और कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं थी, बट उन्होंने सिंपल 5 करोड़ पे साइड पे निकाल कर रख दिया। तो क्या हुआ? कंपनी को अनसर्टेनिटी जो मीट करनी थी उसके लिए पैसा नहीं मिल पाया, और कंपनी के प्रोजेक्ट क्या हो गए? बंद हो गए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। मिनिमम कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग मतलब कि भाई जो आप पैसा उठा रहे हो, जो कंपनी पैसा उठाएगी, मतलब जो जो सोर्सेज थे, वो फाइनेंशियल प्लानिंग ये इंश्योर करेगी कि भाई सस्ते से सस्ता फाइनेंस का सोर्स चुना जाए। मतलब कि मान लो उसको पता है कि भाई हमें 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो फाइनेंशियल प्लानर ना प्रॉपर फंड्स को क्या कर रहा है? स्पेसिफाई कर रहा है कि किस फंड की रिक्वायरमेंट है, मतलब किस किस सोर्स से फंड मिल सकता है। तो वो एक चीज देखेगा कि अगर बैंक लोन है तो किसका मिलेगा? 6%, ठीक है ना? इक्विटी से कितने परसेंट पे मिलेगा? 10%। वो सारा कुछ इसको एनालाइज करेगा और इसका एक मिक्सचर बना के रखेगा, ताकि क्या हो सके, जो कॉस्ट है फाइनेंसिंग की वो ज्यादा हो या कम हो? कम हो, उनको ज्यादा खर्चा ना पड़े। वो एक ऐसा स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्या करके रखेगा, एक ऐसा मिक्सचर, किसका? कैपिटल स्ट्रक्चर का, मतलब उस पैसे, उस प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है उसका एक ऐसा मिक्सचर बना के रखेगा, ताकि जो खर्चा है कंपनी का वो क्या हो? कम हो उन लोन्स के ऊपर। तो शायद लोन किसी ऐसे पर्टिकुलर बैंक से कंपनी को उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए सस्ता मिल रहा हो, उस तरफ देख लेगा, ठीक है? या इक्विटी मार्केट की पोजीशन अच्छी हो, उससे पैसा मिल रहा हो, तो वो भी सोर्स को रेफर कर सकता है। तो वो सारा काम बेसिकली कौन करेगा? फाइनेंशियल प्लानर करेगा। और एक्ट एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन। किसके बीच में लिंक है? मैंने पहले ही बताया था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंशियल डिसीजन के बीच में क्या है? लिंक है, ठीक है ना? क्यों ये लिंक क्यों है? ये कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर क्या करता रहे? काम करता है। बिजनेस एंटरप्राइज कैन नॉट अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ अ फंड। देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या है? 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले ली, और फाइनेंशियल डिसीजन में क्या है कि कौन से सोर्सेज को चुनना है आपको, कि इक्विटी लेनी है, डेट लेना है, कौन सा लेना है। तो ठीक है ना? तो ये तो क्या हो गया? फाइनेंशियल डिसीजन हो गया। बट इसके बीच में प्लानिंग तो भी करनी पड़ेगी कि इस 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, छोटे छोटे फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, और जो छोटे छोटे फंड्स की रिक्वायरमेंट थी उनके लिए भी पैसा कहां से आएगा, और जो ये 1000 करोड़ है इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स कौन सा, सबसे सस्ता सोर्स कौन सा है, और कौन सा बढ़िया रहेगा। वो सारे सोर्सेज किसको बताए जाएंगे? फाइनेंसिंग डिसीजन लेने वाले को, और वो उनमें से एक चुन लेगा अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना? तो ये क्या है? एक लिंक है किसके बीच में? इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन के बीच में। तो ये था हमारे पास टॉपिक, फाइनेंशियल